सो दिस आवर सर आप सेकंड देखो। सेशन। और इसमें हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है जैसे पहले सेशन में हमने कहा था कि हम इंजरीज जो है साथ साथ ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओलेक्रेनियन बर्साइटिस और एक दूसरी इंजरी को। इसमें हम यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस फिर गाल्फ और एल्बो और साथ साथ फिर आगे हम कुछ फ्रैक्चर ऑफ द फोरआर्म ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो इसकी कुछ लिगामेंटस इंजरी ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टोन्स को मैं ऐड करता जाऊँ ये। अच्छा, कुछ ऐसी कंडीशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से भी, या ऑलरेडी आप, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिटेल से नहीं उसमें जाऊंगा। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है विच इज आल्सो नोन एज द टेनस एल्बो, मोस्टली दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द माइक्रो ट्रॉमा ऑन द that common extensor tendon on the lateral epicondyle, and obviously there will be pain as well as swelling भी जो है हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ट्रीट टाइम पर नहीं किया जाता तो इसका पेन न सिर्फ वर्सन होता है, बल्कि यहाँ पे जो एक्सटेंसर मसल है ये पेन की वजह से वो इसको यूज नहीं कर सकेगा, उसकी ट्रेनिंग नहीं कर सकेगा, उसकी जो एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई देयर मे बी डेवलपमेंट ऑफ द वीकनेस इन दीज मसल्स। इसके साथ साथ जो है इसकी पेन की वजह से, इसकी एक्टिविटी के वीकनेस की वजह से उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है ये भी जो है टाइम के साथ साथ जो है डिक्रीज होती जाएगी। The treatment is like the other conditions in the sports. We have to start with the rise, that is the wrist, icing, compression and elevation। और हमने गाइडलाइंस पहले स्लाइड पे लेक्चर सेशन में भी डिस्कस की थी कि आइसिंग जो है ये हर नॉट मोर देन 20 मिनट हर 2 घंटे बाद जो है इस पर लगानी चाहिए। इस तरह कंप्रेशन जो है ये कोई भी कंप्रेशन ब्रांड जो है, मुख्तलिफ किस्म के कंप्रेशन ब्रांड जो है मिलते हैं, उससे जस्ट कंप्रेशन इसलिए ताकि उसकी जो स्वेलिंग है इसमें थोड़ी सी रिडक्शन आ जाए। और एलिवेशन जो है ये भी हार्ट लेवल्स की जरूरत है ताकि उसकी जो स्वेलिंग है दैट एलिवेशन में आल्सो हेल्प इन दैट। इंसर्ट्स देंगे, एनाल्जेसिन देंगे बिकॉज उसको पेन जो है ये अगर ये एक्यूट है, अगर ये एक्यूट नहीं है तो फिर सिंपल जो है एनाल्जेसिक जो है देयर विल बी वर्क देयर, और राइस की फिर जरूरत नहीं है। इसके अलावा रन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होंगी, डीप फ्रिक्शन मसाज एंड हैंड ग्रास्पिंग व्हाइल इन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट जो है थोड़ी सी जो है हमने अवॉइड करनी है। इसके अलावा मोबिलाइजिंग स्ट्रेचिंग जो है ये इसको पेन रेंज में देनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न्यूप्रिन स्लीव जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज न्यूप्रिन स्लीव विच इज एक्चुअली एक सिंथेटिक रबर टाइप होती है, और इसकी दो जो मेन बेनिफिट हैं इस न्यूप्रिन स्लीव की, ये कि सबसे पहले तो ये कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कंप्रेशन की अगेन जो है इसके तीन बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये है कि इसका जो कंप्रेशन नेचर है, अब दिस सिंथेटिक रबर दैट न्यूप्रिन स्लीव का, न्यूप्रिन एक्चुअली उस रबर को, सिंथेटिक रबर का नाम है, और स्लीव जो कि यहाँ पे ये पहनाया जाता है एडिबो को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द न्यूप्रिन स्लीव। सो जो दो उसकी बेनिफिट्स है, कंप्रेशन और दूसरा इसका जो इंसुलेशन कैपेसिटी है। तो कंप्रेशन में इसकी तीन बेनिफिट्स पर आएंगे। एक तो ये कि उसकी स्वेलिंग जो है इसकी रिडक्शन में हेल्प करेगा ये न्यूप्रिन स्लीव। इसी तरह इसकी जो सर्कुलेशन है यहाँ पे वो इम्प्रूव हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंड इट में आल्सो हेल्प इन द रिडक्शन इन द पेन इंटेंसिटी। जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है इस न्यूप्रिन स्लीव की, वो बॉडी की हीट जो है वो रिटेन करेगी और लूज नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है रिलीफ में मिलेगा। तो दैट्स व्हाई देयर में आल्सो ये जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है बेसिकली दे आल्सो हेल्प इन द डिक्रीजिंग द पेन इंटेंसिटी। लेकिन ओवरऑल जो है पेशेंट की जब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो अभी तक उनकी फुल रिकवरी अगर नहीं भी है और रिकवरी हो भी चुकी है तो फिर भी उसको जो है प्रॉपर टेक्निक्स और मैकेनिक्स साथ साथ जो इक्विपमेंट्स की यूज है इसकी प्रॉपर गाइडलाइन उसको देना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इज द गाल्फ और एल्बो, लेकिन गाल्फ एल्बो जाने से पहले दिस इज अ जनरल info is on the their side, the posterior will be, these are the different local places where there will be pain. If this is the lateral epicondylitis, so the pain will be here, while this is the olecranon bursitis, the back of the elbow, and here that will be the joint problem if there is any arthritis problem or interarticular synovitis है, cartilage problem है,
अब माइओसाइटिस ओसिफिकन यहाँ पे टेंडन हो चुकी है तो वो भी यहाँ पे पेन दे सकता है। इसके अलावा जो अगर आप उसकी इंटीरियर व्यू पे देखें, so then these are the three locations of these conditions: the medial epicondylitis, again the pink one is the intra-articular problem, and ये दोनों जो है आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। गल्फ एल्बो जो है एक्सट्रीम वेल्गस फोर्स जो है या टॉर्क जो है, दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड दिस मिडिल एपिकंडोलाइटिस। लेकिन मिडिल एपिकंडोलाइटिस एज कंपेयर टू द दैट टेनस एल्बो, दिस इज लेस कॉमन, एंड फोर्सफुल फ्लिक्शन ऑफ द रिस्ट जो है ये जो है दिस इज रिपीटेड, एंड दिस व्हाई दिस इज वन ऑफ द ओवर यूज इंजरीज। इसके साइन साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो वही साइन एंड सिम्टम्स जो टेनिस एल्बो की हैं, जहां पर स्वेलिंग होगी, पेन होगी, और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे अगर पाल्पेशन हम करें तो पॉइंट टेंडरनेस हमें मिल जाएगी। एक्टिव मूवमेंट से पेन ज्यादा होगा, जबकि पैसिव मूवमेंट से जो है इतना इंक्रीज पेन में नहीं आएगा। केयर बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली जो है इसकी प्रोटेक्शन जो है ये जरूरी है, क्रायोथेरेपी है, रेस्ट है, स्लिंग है, ये सब जो है बहुत जरूरी है। एल्बो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेकन, सबसे पहले तो ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसेकन है क्या चीज? ये जो है ऐसा कंडीशन अब जिसमें एल्बो जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होती है और कार्टिलेज जिस बोन पर होता है, वो दोनों जो है अपनी पेरेंट बोन से डिटेच हो जाते हैं, लूज बॉडीज हो जाते हैं, और द मेन मैकेनिज्म जो इसके पीछे होती है, दिस इज द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। सो वी कैन से दैट ड्यू टू द inadequate blood supply, the cartilage along with its subchondral tissue, that detach from its parent bone, or that become the loose bodies, and that condition is actually known as the OCD, or the osteochondritis dissecans. So impaired blood supply of the interior surface resulting the degeneration of the articular cartilage and bone, creating the loose bodies within the joint. So यहाँ पे ये जो blood supply impairment या inadequate blood supply है, this is the main mechanism behind this articular cartilage along with the bone. सडन पेन होगा, लॉकिंग लॉकिंग जो है, चूंकि यहाँ पे लूज बॉडीज मौजूद होती हैं, और हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि लूज बॉडीज जो है और लॉकिंग का क्या मैकेनिज्म है। तो जब भी अगर हम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यहाँ पे लॉकिंग हो जाती है और सीज में उस मोमेंट सीज हो जाती है फिर शुरू हो जाता है, सो देन मैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द लूज बॉडीज। सो ऑब्वियसली ये लॉकिंग होगी, रेंज जो है दैट विल बी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, और इसके अलावा उस जगह पे जो है स्वेलिंग, पेन हो सकती है, क्रिपिटेशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट लूज बॉडीज। If repeated blocking occurs, loose bodies may be removed surgically through the arthroscopic surgery. Most commonly, arthroscopic surgery is used for this removal. But in case if it is a severe case, तो then open surgery भी जो है यूज की जा सकती है। और अगर ये सर्जिकली उसको रिमूव नहीं किया जाता, सो दीज लूज बॉडीज और दीज ओसीडी दे मे लीड टुवर्ड द जॉइंट आर्थराइटिस। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो है बहुत जरूरी है। Unknown nerve injuries, like we discussed in the previous session, when you were discussing the cuboidal valgus and varus, the carrick angle, हमने कहा था कि if there is increase in the angle which we call as the cuboidal valgus, so they may increase the risk for the unknown nerve injury. So that increased cuboidal valgus pronounced, that may cause deep friction problem to this nerve as it is passing just below the medial epicondyle. There may be dislocation of the ulnar nerve, as ulnar nerve जो यहाँ पे ये can, this is the ulnar nerve, this is the medial epicondyle. So ulnar nerve यहाँ से जो है ऊपर आ सकती है, इसकी डिसलोकेशन हो सकती है। इसके अलावा इसकी ट्रैक्शन इंजरी भी हो सकती है when there is application of the valgus force on this area with irregularities with the tunnel subluxation of ulnar nerve due to that impingement. और सम टाइम अगर इसमें कोई डायरेक्ट कंप्रेशन आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लिगामेंट एंड द नर्व्स, उससे भी जो है ये कंडीशन होती है। और यूजुअली पेशेंट जो है ये कंप्लेन करेगा along with दिस कंडीशन कि उसकी जो मीडियल टू डिजिट्स हैं उसमें उसको टिंगलिंग होगी या बर्निंग होगी, पेन रिलीज जो है उसको ये होंगे, दैट में आल्सो इंडिकेट
और इसमें अगर पेशेंट इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू आस्क द पेशेंट अबाउट दिस पेनियलिtis and tingling and numbness. Generally respond with the paresthesia and the fork and the finger जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड एग्रीवेटिव फैक्टर हमने थोड़े से अवॉइड करने हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लाइक द राइस वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब स्पेसिफिकली स्लिंग और या यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि ये नब काफी एक्सपोज होता है, सुपरफिशियली होता है, सो दैट इक्विपमेंट में आल्सो लीड टू सम कंप्रेशन ऑफ दिस नर्व, उसमें भी जो है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। एल्बो अगर डिसलोकेट हो जाता है तो ये स्पेसिफिकली उन स्पोर्ट्स में ज्यादा कॉमन है जहाँ पे हाई एनर्जी चाहिए और जहाँ पे ये कंटैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर काफी जो है गिरने की चांसेस जहाँ पे ज्यादा होते हैं आउटस्ट्रेच हैंड, तो वहाँ पर एल्बो की डिसलोकेशन जो है बहुत कॉमन सी बात है। और इसमें जो इंजरीज की साइन एंड सिम्टम्स होंगे डिसलोकेशन की, दीज आर द स्वेलिंग होगा, वहां पे सिवियर पेन होगा, एंड ऑब्वियसली द जॉइंट हैज बीन आउटसाइड इट्स कैपेसिटी, सो यहाँ पे इनर लिगामेंट जो है इसकी इंजरी हो सकती है, यहाँ पे सराउंडिंग तमाम लिगामेंट्स कैप्सूल उसको इंजरी हो सकती है, दैट्स डिसेबिलिटी जो है काफी विजिबल डिसेबिलिटी होगी। ये डिस्प्लेस जो है ऑल डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स ज्यादातर किस डायरेक्शन में है, सो ये पोस्टीरियर इंटीरियर और लेटरली जो है ये हो सकती हैं, डिसलोकेट हो सकती हैं। Complication, again, if there is dislocation, so obviously जो surrounding tissue है, specifically the medial and radial nerve, इसकी जो है compression हो सकती है with this dislocation। रप्चर ऑफ टीयरिंग लिगामेंट जैसे हमने स्टार्ट डिस्कस किया कि इसमें जो लिगामेंट्स है ये भी जो है काफी उसकी स्प्रेन जो है थर्ड डिग्री जो है ग्रेड 3 जो है ये उसकी स्प्रेन हो सकती है। The main important thing in this location is just reduction के लिए हमने रेफर करना है, लेकिन रेफर करने से पहले पहले अपनी ही डोमेन में वी हैव टू डू द इमोबिलाइजेशन, और इमोबिलाइजेशन हम किसी स्लिंग में भी कर सकते हैं और किसी केटी भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड हो, बट द इमोबिलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज रिडक्शन से पहले अगर इमोबिलाइजेशन नहीं की जाती, सो स्पोर्ट्स में जो इसकी डिसलोकेशन हो गई है, दैट डिसलोकेटेड एल्बो दैट दे में फर्दर वर्सन द इंजरी और न्यू इंजर्ड न्यू सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी भी कर सकती हैं इफ देयर इज मूवमेंट एट द एल्बो, यानी डिसलोकेटेड एल्बो के साथ मूवमेंट जो है थोड़ी सी अवॉइड करनी जरूरी है। तो कैसे हम अवॉइड करेंगे? थ्रू द इमोबिलाइजेशन ऑफ दैट, एंड देन हमने ऑब्वियसली टुवर्ड द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो है या वार्ड है, उसको हमने उसकी तरफ इसको रेफर करना है रिडक्शन के लिए। और फिर आगे जब उसकी रिडक्शन हो जाती है तो इसकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इसकी थोड़ी सी जो रिहेबिलिटेशन के बाद जो ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद उसकी जो स्ट्रेंथिंग है उस पर कभी, क्योंकि इसमें इट टेक टाइम, इवन मंथ्स एंड मंथ्स ले सकते हैं, सो दैट्स व्हाई उनकी ट्रेनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, इस पर भी हमने काम करना चाहिए। So this is the X-ray which showing the dislocated elbow. फ्रैक्चर ऑफ एल्बो की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एल्बो हो सकती हैं, और एक कॉमन सी क्लासिफिकेशन है जिसको मेसन क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दिस इज द टाइप 1, द टाइप 2 एंड टाइप 3। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द मेसन क्लासिफिकेशन। मेसन क्लासिफिकेशन जो है ये अगर एल्बो में यूज होती हैं तो ये रेडियल हेड के लिए यूज होती है, लेकिन ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के मैकेनिज्म है ये इन सब पर अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज नोन एज द शेट्सकर क्लासिफिकेशन, जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह है, CHAT Z की, या शेट्सकर क्लासिफिकेशन, तो वो लेक्रेन के लिए होती हैं, और ये मेसन क्लासिफिकेशन जो है ये रेडियल हेड के लिए होती है, लेकिन उसमें भी जो है ये जो टाइप 1, टाइप 2 के मैकेनिज्म एक ही है। तो यूजुअली अगर ये सुप्राकंडाइलर है या ह्यूमरल है या इंटर ये दरमियान दोनों कंडाइल्स के दरमियान फ्रैक्चर हो जाती हैं, या रेडियल हेड भी हो जाती हैं, या जो है ये
ओलेक्रेनल हो जाती है। इन तीनों के लिए जो है हम ये क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से पहले जो है थोड़ा सा क्लियर कर ले कि मेसन क्लासिफिकेशन जो हमने अपनी बात की वो ये नहीं है जो आपके सामने है। ये मतलब सुपर कंडाइलर आप कह सकते हैं, या डिस्टल ह्यूमरस जो उसकी फ्रैक्चर है। बट ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसमें भी है। अगर रेडियल हेड की फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी फ्रैक्चर के लिए जो क्लासिफिकेशन है उसको मेसन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन ये टाइप 1, टाइप 2 हम वहां पर भी यूज होते हैं। और ये इस तरह है कि टाइप 1 जो है जिसको हम कह सकते हैं कि देयर विल बी सिंपल एक क्रैक होगा, बट देयर विल बी नॉन डिस्प्लेसमेंट। कोई यहाँ पे बोन जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से नहीं हटेगा, नॉर्मल पोजीशन बरकरार रहेगी। सिंपल एक क्रैक सा होगा, बट देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट होगी। टाइप 2 में वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो होगी, बट स्टिल इट विल बी अ स्टेबल जॉइंट। और यहाँ पे जो है यूजुअली हम इसको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी समहाउ कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड टाइप 3 जो है ये कम्प्लेक्स इंजरी होती हैं। ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आप कह सकते हैं, जिसमें मल्टीपल पीसेस में फ्रैक्चर हो जाती हैं। और यहाँ पे ये सिवियरली डिस्प्लेस होता है। तो जितना ये टाइप 1 से टाइप 2, टाइप 2 से 3 पे जब हम जाते हैं तो सिवियरिटी ऑफ दिस फ्रैक्चर जो है ये इंक्रीज हो जाती है। सो सेम क्लासिफिकेशन जो है, दिस इज टाइप 1 इज नोन एज द अनडिस्प्लेस नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। दिस इज नोन एज द डिस्प्लेस बट स्टेबल, एंड दिस इज नोन एज द डिस्प्लेस्ड एंड अनस्टेबल। इसको आप पार्शियल डिस्प्लेस भी कह सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली जो है इस डिस्टल ह्यूमरस को होते हैं, और इसको सुपर कंडाइल, और अगर कंडाइल से ऊपर अगर फ्रैक्चर है सो दैट इज नोन एज द सुपर कंडाइलर फ्रैक्चर। और ज्यादा इसके साथ साथ जो है ये बिटवीन द टू कंडाइल जो एरिया है यह इसमें भी हो सकती है, जस्ट लाइक इन दिस केस। सो दैट इज वी कैन कॉल इज द इंट्राकंडाइलर फ्रैक्चर। तो या तो इंट्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो सकती है कॉमनली, या जो है ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो सकती हैं। विजिबल डिफॉर्मिटी होगी ऑब्वियसली जब विन देयर इज इंजरी फ्रैक्चर हो जाती है, सो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, हेमरेजिंग होगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी यहाँ पे काफी विजिबल होगी, एंड दैट डिफॉर्मिटी जो है यहाँ पर क्वाइट विजिबल होगी। और उसके साथ साथ मसल गार्डिंग भी होगी, एंड मसल गार्डिंग विल लीड टू द मसल स्पाज्म। Icing and sling for the support, but we have to refer to the orthopedic because that is not in our domain to treat these fracture. But we can have some support हम दे सकते हैं, immobilization दे सकते हैं। Icing at a time just for analgesic दे सकते हैं इंसेड वगैरह की, जब उसकी पेन की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, before checking and before treatment by the orthopedic department। इसके अलावा जो है अगर फोर आर्म की इंजरीज की बात की जाए तो वहां पे कंट्यूजन हो सकती है कॉमनली। और ये कंट्यूजन ज्यादातर जो है अनर साइड पे ज्यादा होती है। कंट्यूजन से मुराद ये है जिसको आप सिंपली ब्रूजिंग पे कह सकते हैं, कि जिसमें स्किन के करीब जो नीचे जो करीब वेसल्स होते हैं इनकी रप्चरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है। दैट इज एक्चुअली नोन एज द कंट्यूजन। So other side that receive majority of the blows and majority of the contusion, और ये usually जो अपोनेंट प्लेयर होता है उसकी कंटेक्ट हिटिंग की वजह से हो सकती है, या सपोज क्रिकेट में हार्ड बॉल जो है वो यहाँ पर लग जाती हैं, या इक्विपमेंट की लगने से जो है इसकी इंजरीज हो जाती हैं, या जो है गिरने के दौरान किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट की वजह से इसकी हो सकती हैं। बट ज्यादातर जो है ये इनर साइड पे जो है ये कंट्यूजन कॉमन होगी। क्रोनिक भी हो सकते हैं यानी एक्यूट भी हो सकते हैं। मोस्टली जो है ये एक्यूट होते हैं दीज कंट्यूजन, रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कंटेक्ट और ब्लो। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज कंट्यूजन सो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग भी होगी, और चूंकि हिट हो गई है कंट्यूजन और ब्रूजिंग है तो पेन जरूर होगा। प्लस यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पे हेमेटोमा जो है वो बन जाता है, और ये हेमेटोमा जो है व्हेन देयर बाद में ये एक बोनी केल्स की सूरत में भी जो है लग जा सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे फेब्रोसिस भी हो सकती है। फेब्रोसिस से ये कि थोड़ी सी टिश्यू डेंस हो जाती है, सख्त हो जाती है, और ये एक्चुअली ये ड्यूरिंग द हीलिंग जो है ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे प्रॉपर केयर जो है एक्यूट स्टेज में दैट इज देयर
रूटीन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट द राइस ये देनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 आवर एंड फॉलो आउट विद एडिशनल क्रायोथेरेपी। और साथ साथ जो है उसकी जो प्रोटेक्शन है या उसकी जो स्लिंगिंग है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उसकी थोड़ी सी जो है फर्दर वर्सनिंग ऑफ द इंजरी जो है एवॉइड हो जाएगी। फोर आर्म फ्रैक्चर जो है उसमें ज्यादा डिटेल जो है ये हम जब रिस्ट एंड हैंड इंजरी डिस्कस कर रही थी तो उसमें हमने इस इंजरी जो है ज्यादा डिटेल से डिस्कस की हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली उसकी एक डिस्क्रिप्शन दूंगा। मोस्टली दीज इंजरीज आर वेरी कॉमन स्पेसिफिकली इन द adolescents when they just fall on that area, so there may be injuries in the radius and ulna. A fracture of the ulna or radius singularly that is very rare as compared to the combined fracture of both. There will be audible pop crack or crack जो है हो जाएगा, प्लस यहाँ पे severe swelling and disability होगी just because this is a fracture. एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी। एक एमोसिस जो है उसको कहते हैं कि व्हेन देयर इज डिस्कलरेशन, और उस डिस्कलरेशन की वजह से जो ब्रूजिंग की वजह से जो रेडनेस आ जाती है स्किन के अंदर, देयर रेडनेस टू पर्पल कलर जो आ जाती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द इकाइमोसिस। सो सिंपली आप इंटरनल ब्लीडिंग, सुपरफिशियल ब्लीडिंग अंडर द स्किन की वजह से जो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, दैट डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ दैट सुपरफिशियल hemorrhage or bleeding is known as the ecchymosis. पॉसिबल क्रिपेटिस भी हो सकती हैं एंड older athletes may experience extensive damage to the soft tissue structure as well. यहाँ पे राइस स्प्लिंटिंग जो है ये हम दे सकते हैं, इसकी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, एंड अगेन जो है आफ्टर द मोबिलाइजेशन वी हैव टू रेफर टू द फिजिशियन, द ऑर्थोपेडिक फिजिशियन और द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। और इसके साथ साथ जो है इसकी थोड़ी सी ग्राउंड से या उसकी एक्टिविटी से दूर रहना पड़ेगा ताकि इसकी जो है हीलिंग हो जाए। और इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्चर है जो हम डिटेल से इसकी क्लासिफिकेशन जो है ये डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ देम इज द कूलिस फ्रैक्चर। कूलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर ये दोनों जो हैं ये डिस्टल फोरम के फ्रैक्चर होते हैं, लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो कोलिस फ्रैक्चर होती हैं ये एक्सटेंडेड रिस्ट, यानी व्हेन देयर इज फॉल ऑन द हैंड जब हो जाए और इसमें एल्बो जो है ये एक्सटेंडेड होता है यानी आउटस्ट्रेच हैंड, तो उसमें कोरिस फ्रैक्चर होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्मिथ फ्रैक्चर होती हैं इसमें फ्लेक्स्ड एल्बो के साथ जब पेशेंट जो है या एथलीट जो गिर जाता है एंड देयर इज फ्लेक्शन एट द दैट रिस्ट हैंड, so there may be called as the Smith fracture. So mechanism of injury for the that Curis fracture that is fall on the extended wrist, forcing radius and align to the hyperextension. On the other hand, Smith fracture जो है that involve falling or the flexed come, like Smith fracture as compared to the Curis fracture is less commonly seen among the sports incidents. So this there will be a visible deformity which is known as the cell of deformity. Obviously there will be bleeding, there will be swelling, there will be pain, और साथ साथ उसमें चूंकि इंजरीज काफी सिवियर हाई ट्रॉमा इंजरीज अक्सर होती हैं, तो यहाँ पे टेंडन या जो लेगामेंट स्पेसिफिकली टेंडन एट दैट एरिया रिस्ट एरिया पे वो उसकी ट्रॉन हो सकती हैं, उसकी ग्रेड 3 इंजरीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे हम इसकी राइस दे देंगे इनिशियली और साथ साथ इसकी इमोबिलाइजेशन करेंगे। कोल्ड कंप्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम उसकी जो स्पोर्ट्स साइड पे वहाँ पे अप साइड द ग्राउंड देयर में बी बैग्स विद फुल विद आइस, उसकी उससे उसको हम थोड़ा सा न सिर्फ भी कि वो क्रायोथेरेपी होगी बल्कि वो कंप्रेशन का काम भी करेगा, एंड स्प्लिंटिंग द रिस्ट एंड वी हैव टू रिफर टू फर्दर द फिजिशियन और तो ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक्सरे मोबिलाइजेशन ये फिर वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर उसकी हो सकती है, एंड इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन द पर्सन एंड एथलीट विद द कोलिस फ्रैक्चर विल कीप एन एथलीट आउट ऑफ 1 to 2 months. Smith fracture, as we have discussed, that is when the person fall on the back of the hand, like we can see here. There is on the ground के साथ उसका जो back या dorsum of the hand है ये hit कर जाता है, and the rest is in the flexion, so there will be that deformity. It is also known as the reverse Corys fracture, और usually ये इसका distal जो है ये anteriorly displaced हो जाता है, the distal fragment is displaced anteriorly.
This is the Monteggia fracture. Again, it is a fracture of the shapes ulna when it is forcefully जो है इस apply हो जाता है forces पर from the behind. यहाँ again जो है सबसे important जो इसका है, there will be bowing in the interior direction uh, of the ulnar shaft, as well as there will be interior dislocation of the radial head and rupture at the annular ligament. This we can see here, there will be डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड, और रेडियल हेड तब डिसलोकेट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो है ये आफ्टर द ग्रेड 3 इंजरी ऑफ द एन्यूरल लिगामेंट ही इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं. सो इफ देयर इज ग्रेड 3 इंजरी टू द that annular ligament, so there will be dislocation of the radial head. The Galeazzi fracture, again, this is one of the fracture which is of the that proximal end of the radius, and there is the dislocation at the distal end of the radioulnar joint. We have discussed the Galeazzi fracture, the Smith fracture, and the Monteggia fracture, as well as the Cooley's in the eye in detail when we are discussing the wrist and hand injuries and previous lectures. So that will be the end of today's session. We have discussed the elbow as well as some injuries to the forearm as well. Inshallah, in the next lecture, tomorrow or next day to tomorrow, we will discuss the injuries of the ankle and foot complex, inshallah. Thank you, sir. थैंक यू सर. सर, जी, हमें हमारे साथ मिड का पेपर आप वो शेयर कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं? अगर शेयर नहीं कर सकते तो उसमें कुछ एमसीक्यूज थे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे. आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा शेयर करना हमें नहीं इजाजत और ना एथिकली जो हम उसको शेयर कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में उसको आप स्लाइड सिर्फ रीड कर ले तो मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारी एमसीक्यूज जो हैं आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि वो स्लाइड सी से हमने पेपर बनाया था. उसमें मेरे ख्याल में इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी. फिर भी जो है आप इसको स्लाइड देख ले. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इट.